अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रूफ्स ही देखेंगे, लेकिन प्रूफ के लास्ट टाइम हमने डायरेक्ट प्रूफ देखे थे। आज हम उसकी इनडायरेक्ट प्रूफ की एक टाइप देखेंगे जो कि हमारे पास आती है कॉन्ट्रापोजिशन। जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। Proof by contraposition. A proof by contraposition is based on the logical equivalence between a statement and its contrapositive. Therefore, the implication P implies Q can be proved by showing that its contrapositive negation Q implies negation P is true. The contrapositive is usually proved directly. अच्छा जी, यानी कॉन्ट्रापोजिशन प्रूफ को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये वाला फार्मूला कॉन्ट्रा पॉजिटिव का। हमेशा जब भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है वो पी इंप्लाइज क्यू की फॉर्म में गिवन होती है। ठीक है, तो आपने उसके ऊपर क्या यूज करना है? कॉन्ट्रा पॉजिटिव, यानी निगेशन क्यू इंप्लाइज निगेशन पी। अप्लाई करने के बाद आगे फिर आपने उससे क्या करना है? डायरेक्ट प्रूफ की तरह ही उसको सॉल्व करना है। अच्छा जी, वो क्या बता रहा है? द मेथड ऑफ प्रूफ बाय कॉन्ट्रा पॉजिटिव मे बी समराइज्ड एज एक्सप्रेस द स्टेटमेंट इन द फॉर्म इफ पी देन क्यू। यानी सबसे पहले वो कह रहा है स्टेटमेंट को एक्सप्रेस करें किसमें? इन द फॉर्म पी इफ पी देन क्यू। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? री राइट द स्टेटमेंट इन द कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। मैंने जैसे कहा कि क्वेश्चन स्टेटमेंट हमेशा आपके पास पी इंप्लाइज क्यू की फॉर्म में दी हुई है, तो आपने उसको बाद में क्या करना है? री राइट करना है किसमें? कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म में, यानी इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। फिर थर्ड स्टेप क्या है? प्रूफ द कॉन्ट्रापोजिटिव बाय अ डायरेक्ट। उसके बाद आपने रीराइट करने के बाद उसको सिंपल डायरेक्ट प्रूफ की तरह सॉल्व कर लेना है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल। प्रूफ दैट फॉर ऑल इंटीजर्स एन इफ एन स्क्वायर इज इवन देन एन इज अगेन रीड द स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? फॉर ऑल इंटीजर्स एन इफ एन स्क्वायर इज इवन, कि अगर एन स्क्वायर आपके पास क्या इवन है, देन एन क्या है? वो भी इवन है। ये क्या है आपके पास? पी इंप्लाइज क्यू। हमने पहला स्टेप, तो हमने क्या करना है? फर्स्ट स्टेप में इफ पी देन क्यू आपके पास गिवन है, द कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज रीराइट करना है किसमें? इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो क्यू क्या है इसमें? एन इज इवन, तो क्या हो जाएगा? एन इज नॉट इवन मीन एन इज ऑड, देन n square is not even mean n square is odd. You prove this positive statement directly. Suppose n is odd, क्योंकि हमारे पास अब n क्या बन गया? odd बन गया। जैसे बाकी काम करते थे डायरेक्ट प्रूफ में, बिल्कुल वैसे ही। तो n क्या है आपके पास? odd है, और उसको हमने क्या लेना है? स्केयर लेना है। तो n की odd की रिप्रेजेंटेशन क्या है? n इज इक्वल टू 2 के प्लस 1 और सम के बिलोंग्स टू इंटीजर्स। स्क्वायर ले लिया ऑड का, तो आपके पास क्या आ गया? 4k² प्लस 4k प्लस 1। 4k² प्लस 4k में से हमने 2 कॉमन ले लिया क्योंकि हमें चाहिए, हमें फॉर्मूला देखना है, और प्लस 1। अब 2k² प्लस 2 को हमने कह दिया ये क्या है? एक अदर लेटर आर से रिप्रेजेंट कर दिया जो बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स। और हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या आ गई? 2.r+1। तो अब ये देखो कि ये किस चीज की रिप्रेजेंटेशन है? ऑड नंबर्स इंटीजर्स की या इवन इंटीजर्स की? तो इट्स अ ऑड इंटीजर्स रिप्रेजेंटेशन। Hence here is odd, thus the contrapositive statement is true, and so the given statement is true. अब मैं जाके दोबारा देखती हूँ आंसर क्या है हमारे पास। ऑड। यहाँ पे हमने क्या कहा था? अगर एन ऑड है तो आंसर भी क्या आना चाहिए? एनसीआर भी क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। जैसे हम पहले डायरेक्ट प्रूफ में करते थे कि आंसर गिवन होता था, तो यहाँ पे हमारे पास अब आंसर हमने रीराइट के बाद क्या बना दिया है कि ऑड आना चाहिए, तो आंसर हमारे पास ऑड आया। स्टेटमेंट क्या हो गई? ट्रू हो गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूफ दैट इफ एन 3n+2 इज ऑड देन n इज ऑड। ये क्या है आपके पास? P implies Q. If 3n+2 is odd, then n is odd. तो फर्स्ट स्टेप तो हमारे पास है, P implies Q है, इसको हमने क्या करना है? रीराइट करना है। तो रीराइट करते क्या करना है? निगेशन Q क्या आ जाएगा? इफ n is not odd, अगर not odd है तो क्या होगा? इवन होगा। देन 3n+2 is not odd, ये भी क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा। तो हमने रीराइट कर लिया इफ n is even then 3n+2 is even। तो आंसर क्या आना चाहिए? इवन आना चाहिए। तो हमने n क्या ले लिया? इवन है, तो n की रिप्रेजेंटेशन क्या है? n इज इक्वल टू 2 के।
एक्सप्रेशन क्या है, 3n+2, n की जगह 2 की वैल्यू पुट कर दी, क्या आ गया 2 × 3k+1। 2 चूंकि हमें फॉर्मूले में चाहिए इसलिए हमने 2 को बाहर कर लिया और 3 को अंदर ले गए। तो ये क्या है, 3 के प्लस आर को हमने कहा कि सम अदर लेटर आर जो कि किसे बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से, 2 .r इस चीज की रिप्रेजेंटेशन है, वन इंटीजर्स की। आंसर हमें क्या चाहिए था, E1 चाहिए था, बिल्कुल डायरेक्ट मेथड है, सेम, सिर्फ हमने इसमें रीराइट करना होता है। तो इस तरह हमने इस सवाल को भी क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, और आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है हमारे पास। Hence 3n+2 is even. We conclude that the given statement is true since its contrapositive is true. ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है एंड पे, इसके भी पॉइंट्स होते हैं आंसर के। स्टेटमेंट आपकी प्रूव हुई है या फॉल्स हुई है। Next example is prove that if n square is not divisible by 25, then n is not divisible by 5. This is P implies Q. हमने इसे क्या करना है, रीराइट करना है। किसमें, निगेशन Q implies निगेशन P। तो ये क्या हो जाएगा, n is not divisible by 5 का मतलब है n is divisible by 5, क्योंकि अगर नेगेटिव है तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी निगेशन की वजह से। और ये भी क्या है, n square is not divisible by 5 means के then n square is divisible by 5। तो आंसर क्या आना चाहिए कि n square must be divisible by 5, by 25 सॉरी। अच्छा जी, अब हम इससे करना शुरू कर देते हैं। तो n आपके पास क्या है, डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबिलिटी रूल यूज करेंगे। तो हमने n डिवाइडेड बाय 5 को कैसे लिख लिया, n इज इक्वल टू 5.k फॉर सम इंटीजर के। अब हमें क्या चाहिए, n स्क्वायर चाहिए, तो हम इसका क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर इज इक्वल टू 25.k स्क्वायर। ये आ गया, k स्क्वायर बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा जी, अब इसको हमने फिर से डिविजिबिलिटी रूल लगाया, तो क्या आ जाएगा, n square is divisible by 25। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि n square is divisible by 25। तो ये हमने प्रूफ कर दिया और यही हमारा क्या है, आंसर है, और ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल इज प्रूफ द स्टेटमेंट बाय कॉन्ट्रापोजिशन for all integers m and n. If m plus n is even, then m and n are both even, or m and n are both odd। दोबारा से स्टेटमेंट को पढ़ें, स्टेटमेंट क्या कह रही है। अगर स्टेटमेंट की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हार्डली 1 और 2 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट ही आपके लिए कंफ्यूजिंग है तो आपको पता ही नहीं है कि आपने सॉल्व क्या करना है। अब इसे और से फिर से पढ़ते हैं। वो कह रहा है फॉर ऑल इंटीजर्स m एंड n, m और n हमें पता चल गया, आपके पास दो इंटीजर्स, ठीक है। इफ m प्लस n इज इवन, आपके पास क्या है, p implies q स्टेटमेंट होती है। वो क्या कह रहा है, m प्लस n इज इवन इफ दिस इज योर p, then implies m and n are both even। m और n क्या है, दोनों क्या है, even है। और m और n are both odd, और m और n क्या है, both odd भी हैं, ठीक है। ये implies के बाद है। अब हमने इसे रीराइट करना है। रीराइट करने के बाद क्या हो गया कि if m and n are not both even, ठीक है, if m and n are not both even, or m and n are not both odd, then m plus n is not even। It means m plus n is odd, ठीक है। ये तो हमें पता चल गया कि m plus n is odd। तो व्हाट अबाउट द अदर पार्ट, m और n। वो कह रहा है ना तो वो दोनों इवन है और ना ही वो दोनों क्या है, ऑड है। तो फिर क्या है, ना तो वो इवन है ना तो ऑड। फिर हमारे पास तीसरी एक ही कंडीशन बचती है। हो सकता है कि कोई एक ऑड हो और एक इवन हो, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे कि एक को एक बार एक को इवन ले लेंगे, दूसरे को दूसरी बार इवन ले लेंगे, और पहली दफा ऑड दूसरे को ले लेंगे। सपोज m इज इवन एंड n इज ऑड, तो m को हमने क्या ले लिया, 2p ले लिया, n को क्या ले लिया, 2q+1। हमें क्या चाहिए, m प्लस n। तो हमने जब m प्लस n किया तो क्या आ गया, 2p+2q+1। तो 2 इंटू कॉमन ले लिया, 2p+q+1। हमने कहा p प्लस क्यू डिनोटेड बाय सम अदर इंटीजर r, तो r कर लिया +1। तो आंसर क्या आया, ऑड। तो यही तो वो कह रहा है पीछे
कि m प्लस n इज इवन, तो जब हमने इसका निगेशन ली तो क्या आया ऑड, तो आंसर तो हमारे पास ऑड से ही आ गया। एक दफा वो कह रहा है कि उसको इवन ले, तो हमने m को इवन लिया, n को ऑड ले लिया, तो हेंस m प्लस n इज ऑड, ट्रू है। अब नेक्स्ट में क्या करना है, अगर हम लें m को ऑड n को इवन, तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? नहीं पड़ेगा, आंसर तो सेम ही आएगा। Similarly, taking m as odd and n even, we again arrive at the result that m plus n is odd. Same result आया, जो कि यही है, क्योंकि आपके पास यही रहे अंदर से। Thus, the contrapositive statement is true. Since an implication is logically equivalent to its contrapositive, so the given implication is true. हम आसानी के साथ contrapositive भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टेप वन क्या होता है कि जब भी स्टेटमेंट आपके पास गिवन होती है, वो हमेशा किस फॉर्म में होती है? P implies Q की फॉर्म में। तो आपने जो पहला स्टेप करना होता है उसे रीराइट करना होता है कॉन्ट्रापोजिटिव की फॉर्म में, यानी निगेशन Q implies निगेशन P। जैसे ही निगेशन क्यू इम्प्लाइज निगेशन पी करोगे, तो अब आपने आंसर वो देखना है जो आपने रीराइट के बाद है, और उसको हम अगेन डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, यानी आंसर भी आपके पास क्वेश्चन में ही मौजूद होता है। तो इस तरह हम किसी भी क्वेश्चन को जो एग्जाम में हमारे पास गिवन हो बाय यूजिंग कॉन्ट्रा पॉजिटिव सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन बाकी ना रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।